प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ उनका नाम कुणाली है, जिनकी कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूँ। कल मैंने इनकी कुंडली के लग्न चार्ट का अध्ययन किया था। आज आपके सामने लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली के साथ साथ इन तीनों का एक साथ जो है वो अवलोकन करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। एक बात बताता हूँ, मैंने गुरु और शनि के राशि परिवर्तन पे कार्यक्रम बनाया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट में नहीं, वीडियोस वाले टैब में जाकर के देख लीजिएगा। अपनी अपनी राशि के आधार पर कौन से जो ग्रह बदले हैं, जैसे गुरु और शनि का जो परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, राशि के आधार पर बात बताइए। जाकर के जरूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यहां मैंने कल लग्न चार्ट का अध्ययन करा था। अब मेरे निकट आ जाइए और जरा ध्यान से समझिए। ये कुंडली यहाँ पे 3 नंबर की बनी है, क्लियर है? यहाँ पे भी कुंडली में 3 नंबर ही लिख रहा है, यानी कि ये वर्गोत्तम लग्न हो गया। ऐसी कुंडली जिसमें लग्न चार्ट 3 नंबर से बनती हो, नवांश कुंडली भी 3 नंबर से बनती हो, इसे वर्गोत्तम लग्न कहा जाता है। वर्गोत्तम लग्न को मैंने सफल होते देखा है, वर्गोत्तम लग्न को मैंने सफल होते देखा है। और वो कुंडली चाहे अगर जैसे वर्गोत्तम लग्न की कुंडली में मैंने ये भी बात देखी है कि आमतौर पे अगर कोई कुंडली का केंद्र अगर खाली हो तो उसे कमजोर कहा जाता है, या वो थोड़ी सी उसकी कमजोरी बढ़ जाती है। पर अगर वो वर्गोत्तम लग्न की हो जाए तो निस्संदेह वो सफल फिर से वापस हो जाती है। तो यहाँ पे जरा गौर से समझिए। तो एक तो वर्गोत्तम लग्न और ऊपर से 4 शुभग्रह केंद्र में ही बैठ गए, और यहाँ पे गुरु और सूर्य जैसे नैतिक तत्व के कारक ग्रह दोनों केंद्र में आ गए। जहां गुरु केंद्र में उच्चाभिलाषी और सूर्य भी केंद्र में उच्चाभिलाषी। शुक्र जो है वो शनि के साथ बैठे हैं, और शनि का नीच भंग सूर्य ने करा है, क्योंकि शनि जिस राशि में नीच के बैठे हैं उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो केंद्र में ही बैठा है। इस वजह से शनि का नीच भंग हो जाएगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य का बल वापस मिलेगा। यहाँ पे भाग्येश जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के थे, यहाँ नीच के हो गए हैं, लेकिन उनके नीच भंग के हो जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में वापस वो फिर से उनका पुनर्गठन हो जा रहा है। यहाँ के लग्न के अधिपति बुध जन्म कुंडली में गुरु के साथ बैठे थे, और यहाँ पे वो बुध जन्म कुंडली में जाकर के सूर्य की राशि में जिसके अधिपति केंद्र में बैठे हैं, ये एक तरीके से थोड़े बहुत कमजोरीपन का एहसास कराए, जो कई बार व्यक्ति के जीवन में नौकरी तो चलो ठीक है, सामने वाला भी नौकरी करने वाला होता है जो आपके अपोजिट होते हैं, पर वो नैतिक तत्वों से भरा होता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो रिलायबिलिटी उसकी थोड़ी कमजोर हो सकती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि उस पे आपको थोड़े से लूंज पूंज होने का, या फिर ऐसे जैसे होता है ना कि जैसे उतना ज्यादा उसके पास साहस नहीं है, बचा करके रखने का जो भाव होता है ना वो थोड़ा कम सा है। या ये कह सकते हैं कि वो अगर बोल दोगे कि जाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तो वो सामने वाला बोले ठीक है छोड़ दो, फिर और भी फांस लग जाती है, बड़ा दुख होता है। आज मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता, और सामने वाले ने भी ये बात, मैंने हल्के से बात कही थी और सामने वाले ने पूरी सच्चाई उगल दी कि हाँ मैं भी तुमसे प्रेम नहीं करता। तो ये बात बड़े मन को जो है वो दुखी कर जाती है। तो कुछ ऐसा ही भाव यहाँ पे हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपसी संबंधों को विकसित करना होगा, विश्वसनीयता बढ़ानी चाहिए। ये पहली बात है। बुध यहाँ पे 5 नंबर की राशि में उच्चाभिलाषी हो जाएंगे, यानी कि गुरु भी उच्चाभिलाषी, सूर्य भी उच्चाभिलाषी और बुध भी उच्चाभिलाषी। चंद्रमा और मंगल का संबंध यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे द्वितीय भाव के अधिपति चंद्रमा बहुत बढ़िया बैठे थे। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो मकर राशि में उच्च के मंगल के साथ बैठ करके व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्ति के जो रिसर्च वाले क्षेत्र में व्यक्ति का दिमाग जाता है, और वो बहुत ही डिप्लोमेट होता है, छोटी छोटी बातों पे दिमाग लगाने वाला होता है। ये बात दिखी जा रही, ये इतनी सी बात क्लियर है। मतलब चंद्रमा की दशा व्यक्ति के जीवन में
एक वक्त के आने के बाद यहाँ पे धन भाव के अधिपति होते हैं, यहाँ भी धन भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में यहाँ अष्टम भाव में जा रहे थे। इसका मतलब है कि एक वक्त पे आने के बाद चंद्रमा की दशा थोड़ी बहुत कमजोरीपन का एहसास करा सकती है। हालांकि जब चंद्रमा और केतु राहु का प्रभाव चलेगा तो वो दौर थोड़ा कठिनाई वाला हो सकता है। राहु में चंद्रमा या चंद्रमा में राहु वाला वक्त, ये बात मुझे दिख रही है। वहीं पे अगर तृतीय भाव के अधिपति सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में मकर राशि के यहाँ पे वो अच्छे बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि सूर्य जो है वो जातक की कुंडली में अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे। पर एक वक्त के आने के बाद जहां पे सूर्य की स्थिति इनकी कुंडली के अगर कर्म क्षेत्र के लिए अगर वो वहां पे छोड़ देते हैं तो नवमांश कुंडली में ये जो बनते हैं वो तृतीय भाव के अधिपति होकर के दशम भाव जा रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति खुद का भी कारोबार अगर स्थापित करना चाहे या दाम्पत्य में जो एक लोकेलिटी होती है, दाम्पत्य में जो एक धार्मिक पना होता है, दाम्पत्य में जो है वो निष्ठुरता नहीं होती है, दाम्पत्य में जो एक सौहार्द होता है, उसमें जो विश्वसनीयता होती है वो यहाँ पे देखी जाएगी। लेकिन कर्म क्षेत्र में उसकी थोड़ी बहुत दिक्कत की स्थितियां सूर्य की दशा में हो सकता है कि सामने वाला जो काम करता हो उसके कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी करियर वाले पोर्शन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोरीपन का एहसास नहीं होगा क्योंकि सूर्य गुरु की राशि में बैठे, गुरु केंद्र में बैठे हैं। इस कारण से सामने वाला बिल्कुल ही नैतिक तत्वों का जिम्मेदार ग्रह या व्यक्ति हो सकता है, उसके अंदर मोरालिटी कमजोर नहीं होगी, पर वो लुंज पुंज हो सकता है। किस मामले में मैंने बात कही कि वो जिम्मेदार नहीं होगा, कई बार वो जिम्मेदारी से भागने वाला हो सकता है, ये बात कही जा सकती है। थोड़ा आलस्य रखने वाला हो सकता है, पर दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होगा क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति सप्तम भाव को देख रहे हैं और लग्न के अधिपति के ऊपर से गौर करिए तो मंगल की दृष्टि जा रही है जो लग्नेश के ऊपर से, लग्नेश के ऊपर से मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं जो एक भाव होता है उसमें ऊर्जा डालने का काम कर लेंगे। वहीं चतुर्थ स्थान के अधिपति बुध धनु राशि के बैठे हैं और यहाँ वो ये बात मैंने बताई। शुक्र यहाँ पे पंचम भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में सप्तम में बैठे, ये प्रेम और प्रेम संबंधों में डालने वाले बन रहे हैं जहां पे कई बार व्यक्ति को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि व्यक्ति की कुंडली में प्रेम विवाह के कई बार बहुत ज्यादा योग देखे जा रहे हैं और यहाँ पे अगर आप बात करें तो वही शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में लाभ भाव में बैठ करके व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्तित्व का और जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में लाभ के संकेत दिखा रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये शुक्र और शनि जब जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में यहाँ बैठेंगे जहां शनि का नीच भंग सूर्य करेंगे और शनि की दृष्टि लग्न पे जाएगी, यहाँ से उनकी दृष्टि यहाँ जाएगी, यहाँ से उनकी दृष्टि यहाँ जाएगी, तो शनि की दृष्टि ना तो लग्न कुंडली में, शनि की दृष्टि लग्न कुंडली के लिए यहाँ पे ठीक नहीं थी, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी नहीं थी, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन नवांश कुंडली में उनकी स्थिति हर जगह अच्छी जा रही है। इसका मतलब है कि शनि की दशा भी जातक के जीवन में थोड़े बहुत परिणामों से कमजोर होने के अतिरिक्त वो एक समय पे आकर के अच्छा परिणाम दे सकती है, यानी कि जहां व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिल सकता है, उसके रिसर्च पेपर क्वालिफाई और क्लियर हो सकते हैं, उच्च शिक्षा और विदेश दौरा करने का मौका मिल सकता है, बाहर जाने का मौका मिल जाए और व्यक्ति पब्लिकली जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है, पब्लिक प्लेस पे उसको लोग जानने वाले हो जाते हैं या हॉस्पिटलिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। क्लियर है? ये यहां की बात थी। पंचम भाव की शुक्र जो है वो व्यक्ति के जीवन को भरने वाले बन रहे हैं भौतिकीय दृष्टिकोण से। वहीं छठे भाव के अधिपति मंगल पंचम में बैठ रहे थे थोड़ी बहुत कमजोरी संतति के साथ और यहाँ पे वो मंगल जो है वो उच्च के जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए भी उच्च की कही थी, यहाँ वो टोटली उच्च के हो जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास साहस, व्यक्ति का धैर्य, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का जो लड़ करके जीतने की जो ताकत होती है वो बहुत ही उत्तम दर्जे की हो जाती है और यहाँ पे व्यक्ति कभी भी किसी से परेशान महसूस नहीं करता है। धनवान होता है सामने वाला व्यक्ति जो उनके अपोजिट वाला हो और साथ ही साथ वो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का होता है, अच्छे आचरण का होता है। मैं आचरण पे कभी भी किसी तरीके का आक्षेप नहीं करूंगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो थोड़ा आलसी जरूर हो सकता है। मंगल के बारे में अगर बात करें तो गुरु जो जन्म कुंडली के सप्तम और दशम के अधिपति होकर के यहाँ पे देखिए लग्न में बैठ रहे हैं, ये अच्छी बात होगी। यहाँ दशमेश और सप्तमेश होते हैं यहाँ भी, और यहाँ भी केंद्र में बैठे, यहाँ भी केंद्र में बैठे, पर वो आरंभ में अच्छे परिणाम देंगे। कई बार उनकी दशाएं अंतिम दशा में जाकर के थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ निकल जाती हैं। लेकिन एक बात और भी है कि गुरु कभी भी इनकी कुंडली में नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं देखे जाएंगे। गुरु की दशा में व्यक्ति के धन, धान्य, दाम्पत्य, व्यापार, रोजगार, प्रवृत्ति और व्यक्ति के जीवन में जो उसके स्वभाव की जो स्थिति होती है वो गंभीरता को प्राप्त करती है।
गुरु की दशा में व्यक्ति विवाह के लिए, व्यक्ति संतान के लिए, संतान से लाभ के लिए, संतान के उत्कृष्टता के लिए, संतान के साथ सहयोग के लिए जरूर ही प्रयास कर सकता है और निस्संदेह उसको उसमें लाभ के संकेत भी मिलेंगे। यहाँ गुरु 3 नंबर की राशि में बैठे हैं, इस कारण से कई बार व्यक्ति का कम्युनिकेशन थोड़ा कमजोर हो सकता है क्योंकि वो शत्रु का भाव होगा। क्लियर है। वहीं अगर जन्म कुंडली में छठे भाव के बाद 7वें और 8वें भाव की बात करते हैं तो यहाँ के अधिपति शनि उच्च के हैं और एकादशवें भाव 9वें भाव के भी अधिपति होकर के उच्च के हैं। इनके बारे में मैंने कल चर्चा पूरी कर रखी थी, जहां भाग्य का बल, पितरों का आशीर्वाद, और मैंने ये भी बताया था कि ये विषम संख्या की राशि में है तो ये भाग्य का बल ज्यादा करेगा, परिणाम भाग्य का ज्यादा करेंगे। यहाँ वो शनि नीच के हैं जिनका नीच भंग हुआ है, इस वजह से ये आपको बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत कभी कभी जो व्यक्ति के जीवन में रैशेज आते हों, लगानी पड़ती हो दौड़ कई बार शनि की दशा में, ये एक सामान्य सी बात होगी, वो उसी के कारण होगा। वो अपना रोल प्ले करेंगे और अपना कैरेक्टर जो है वो एक्टिवेट करके रखने वाले बनेंगे। दशम भाव के बारे में मैंने चर्चा करी गुरु, एकादशवें भाव के बारे में चर्चा करता हूं तो मंगल जो है वो जन्म कुंडली के एकादशवें और छठे भाव के अधिपति होकर के देखिए यहाँ पे उच्च के, ये अच्छी स्थिति बनेगी, लेकिन लाभ थोड़ा कमजोर जरूर हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को, मतलब ये दाम्पत्य के क्षेत्र में। अगर एक बात और कहूं तो ये जिनकी भी कुंडली है उनकी पत्नी या उनका पति कैसा हो सकता है, तो सबसे पहले उसके पास धर्म होगा, सबसे पहले उसके पास एक अलग दर्शन, अलग चीजें होंगी जो सामान्यतः बाजार में न मिले, या फिर उसका अलग व्यक्तित्व होगा, उसके जीवन में अलग तरीके से देखने का नजरिया उसके जीवन में समाहित होगा, वो उदार मना होगा, दार्शनिक प्रवृत्ति का होगा, पूजा पाठ धर्म आदि से युक्त होगा, उसके जीवन में वाक्पटुता, वाक्चातुर्यता, गंभीरता और बिल्कुल ही धैर्यशीलता बनी रहेगी, वो धनवान होगा और धनाढ्य होगा और व्यक्ति को ससुराल से लाभ भी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं दशमांश कुंडली की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी गुरु की राशि बनी है, जहाँ के अधिपति होकर गुरु 12वें के साथ व्यक्ति के जीवन में मार्केटिंग, MBA आदि, फिनांस आदि के क्षेत्र में काम करने वाला, मैनेजमेंट आदि के क्षेत्र में काम करने वाला, विदेशी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करने वाला, बाहर जाकर के कोई भी शोहरत और दौलत हासिल करने वाला बना देते हैं। वहीं धन भाव में गुरु का मंगल बुध का बैठना जो होते हैं सप्तम के अधिपति, खुद का व्यापार एक वक्त के आने के बाद व्यक्ति आराम से स्थापित कर सकता है। इसमें आपको देख लेना चाहिए शुक्र की दशा, उसमें देख लेना चाहिए शनि की दशा को देख लेना चाहिए, अंतर प्रत्यंतर में अगर ये ग्रह आते हो तो निस्संदेह आप ये काम कर सकते हैं। उसमें बुध की दशा को भी देख लेना होगा। ये 3 दशाएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। वहीं शनि और चंद्रमा का यहाँ बैठना, यहाँ पे आपको कई बार एक वक्त ऐसा आए जहाँ पे चंद्रमा उच्च के होंगे तो आपका मन तो करे, पर शनि की दशा जब चलेगी तो कई बार उसमें आलस्य का भाव दिखेगा। वहीं शुक्र का यहाँ बैठना व्यक्ति को कहीं पे भी, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, कहीं भी कोई भी संस्थान में पद वाला ही बनाता है और उनके पीछे कई बार लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा जो कई बार पद के लिए भागता मारता फिरेगा, ऐसा नहीं है। वो जहां भी रहेगा उसकी पद और उसकी गरिमा बनी रहेगी। सूर्य और जन्म कुंडली में शनि का संबंध है, इस वजह से राजनीति आपके पीछे होते रहें पर उससे आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोग आपको कई बार कम सुनेंगे पर यह बात भी, इससे भी प्रभावित होने वाली कोई बात नहीं है। इस कुंडली में सूर्य की आराधना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए, रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए, अपने आप को नृशंस मत बनाइएगा, मांसाहार से बचिएगा, गीता जी को जीवन में शामिल करिएगा, भगवत महापुराण का पारायण और उसका पाठ जीवन में अगर हो सके तो प्रत्येक दिन एक पेज, एक श्लोक जरूर कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अशोक के वृक्ष का जो है वो, अशोक के वृक्ष जितनी ज्यादा संख्या में और जामुन का वृक्ष जितनी ज्यादा संख्या में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बरगद के वृक्ष को भी लगा सकते हैं। गाय की सेवा प्रत्येक हिंदू धर्म और प्रत्येक सनातनी, बल्कि हिंदू नहीं, प्रत्येक इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सब का जो है वो कर्तव्य होता है सबका कि वो ब्राह्मण, गाय और गंगा और वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, इन सब की सुरक्षा के लिए जो संभव प्रयास हो कर सके। कभी भी ब्राह्मण का अनादर न करें। गो, गाय की सुरक्षा के लिए सर कटाना हो तो कटा सकते हैं। गाय की सुरक्षा के लिए जितनी जिम्मेदारी उठानी हो उठा सकते हैं। गाय को देख करके 5 बार परिक्रमा कर लें तो समस्त भूभार, समस्त किए। अब एक बात बड़ी अद्भुत तरीके से बता दूं आप सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, जहां कहीं भी गाय दिख जाए, गाय माता दिख जाए, उनको बेसंकोच, आप लोग कई बार शर्म से लाल हो जाते हैं, कई बार शर्म से लाल हो जाते हैं, तो मैं ये बात कहता हूं चाहे गाय की प्रकृति में अगर मूर्ति भी दिख जाए तो उसको 5 बार परिक्रमा कर लेने पे समस्त पाप कट जाते हैं, समस्त पाप कट जाते हैं। ये बात है। तो गाय माता की सेवा, उनकी शुश्रूषा और उनके लिए तो
कुछ भी करना पड़े जरूर कर लेना चाहिए। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि वही हैं जो इस धरती को बचा सकती हैं, और वही एकमात्र ऐसा जीव है जिसका कोई ड्रॉबैक नहीं। जैसे होता है ना, आप आमतौर पे अगर कोई फ्रीज खरीदते हो तो उसका एक ड्रॉबैक होता है। कोई एक जीव है जो अगर है तो ठीक है, चलो नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पर वो नहीं है तो निस्संदेह कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वस्तुतः वो एक ऐसी संरचना है जिस पे कि हमेशा सबको गर्व होता है, जो कभी भी किसी का अहित नहीं सोचता, वही है। बाकी प्रत्येक जीव, चाहे मनुष्य हो या प्रत्येक जीव आप अगर ढूंढते हैं तो उसके कुछ लाभ और कुछ नुकसान हो सकते हैं, पर गाय का कभी नुकसान नहीं होता, उसके हमेशा लाभ ही लाभ है। दोनों हाथ में लड्डू देती हैं, वो भर भर के देती है। इस वजह से ये बात करता हूँ। धर्म आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, लाभ आपकी कुंडली में बहुत अच्छा होगा, लग्न आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, शांति आपके जीवन में रहेगी, सुख आपके जीवन में रहेगा, धन आपके जीवन में रहेगा, माता पिता का सुख आपकी कुंडली में रहेगा, आपकी कुंडली में वैराग्य का भाव जागृत होगा। शनि की दशा जब आएगी तो थोड़ी बहुत मशक्कत बढ़ती है, मेहनत करना पड़ता है, ये बात सामान्यतया सभी दशाओं में होती है। राहु आपको कई बार उलझाना चाहेंगे, राहु आपको कई बार व्यय करना चाहेंगे, राहु कई बार दिमाग में भेद पैदा करना चाहेंगे, जैसे कि उनके नेचर में ये बात देखी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि यहाँ पे जा रही है, चंद्रमा को देखेंगे, यहाँ पे उनकी दृष्टि जो है वो वृश्चिक राशि पे जाएगी, जो रोग पैदा करेंगे। राहु की दृष्टि यहाँ जाएगी, जो कि सामान्यतया सूर्य को देखेंगे तो आत्मबल को कमजोर करने का, और राहु की दशा में धन के कमजोर होने का प्रभाव विकसित हो सकता है। इस कुंडली में मैंने ये सारी चीजें बताई। अब बाकी की कुंडली में अगर चर्चा करूंगा तो होरा कुंडली के आधार पर शनि, चंद्रमा और सूर्य, इनकी दशाएं आपके जीवन में सामान्यतया शांतिप्रद जाने वाली, और शिक्षित भाव और ग्रह के आधार पर ये अच्छी जाएंगी। और बाकी के जितने ग्रह बचेंगे, जैसे शुक्र, राहु, केतु, गुरु, मंगल और बुध, इनकी दशाएं आपके जीवन में मेहनत करवाएंगी, मशक्कत होगा, पर क्रेडिट भी मिलेगा। वहीं पे अगर आप संतान की बात करते हैं तो संतति का सुख भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, संतान को लेकर के कष्ट नहीं है। संतान जो है वो थोड़ी भोगी प्रवृत्ति की होगी, और थोड़े से मतभेद कभी कभी जीवन में बनते रहते हैं, वो एक सामान्य सी बात होगी। संतान भाग्यशाली है, उसके अंदर धर्म की और उसके अंदर अध्यात्म की, उसके अंदर पूजा पाठ की प्रबलता को जरूर ही चेक करते रहना चाहिए, ये बात आपको मैं बता देता हूँ। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पिता जो है वो हमेशा ही शिक्षकीय भाव से युक्त रहे हैं, माता जो है वो हमेशा ही थोड़ी बीमार रही होंगी, उनकी अवस्था ठीक है, आयु भी ठीक है, पर उनके साथ खटपट ना हो, आपको इसका ध्यान रखना होगा। ये दोनों चीजें बता दी। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% है, और वो उसकी इच्छा जरूर ही शुक्र की दशा में या बुध की दशा में पूरी होते देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त आपको मैं एक बात बताता हूँ, पूजा पाठ आदि इन सब चीजों के लिए आपकी कुंडली में थोड़े बहुत व्यवधान दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन अशांत हो सकता है कभी कभी शनि राहु की दशाओं में, बाकी की चीजों में गड़बड़ नहीं है। एक बात और बता दूं, अल्टीमेटली अगर एक बात मैं आपको जो बता दूं तो ये बात याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में एक्सीडेंट वगैरह का योग होगा, पर उससे नुकसान नहीं है। पर हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा कि अपने आप को कंफ्यूज मत करिएगा किसी भी तरीके से धर्म और राजनीति में, या फिर एक जो होता है वो प्रैक्टिकल जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। दोनों के अलग अलग मायने हैं और दोनों के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र हैं। ये बस बात इतनी सी है। गुरु चंद्रमा का सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा, गुरु शुक्र का सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा, गुरु बुध का बल आपको हमेशा मिलता रहेगा, उच्च के शनि का प्रभाव आपको हमेशा मिलता रहेगा, मंगल का अपनी राशि को देखने का प्रभाव आपको हमेशा मिलता रहेगा, जो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमेशा देते रहेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे। अब क्या बताऊं, सब कुछ तो बता दिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। राशिफल वाला कार्यक्रम आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।